स्टार्ट किया जाए। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने सेल चैप्टर में डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज दूसरा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट नहीं, हेडिंग डालिए प्लास्टिड। पहले चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद फिर एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेंगे। तो हेडिंग डालें प्लास्टिड। पहले तो रटने वाले सवाल। पहला सवाल यही है कि प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं। तो प्लास्टिड का जनरल जो सोचना है वो है क्लोरोप्लास्ट। तो ये लगभग सभी प्लांट में मिलेंगे। एक्सेप्शन अलग बात है, सामान्यतः जो लिखा है एनसीईआरटी में कि प्लांट्स में मिलेंगे, और एक एनिमल का ग्रुप है जिसको यूग्लिना कहते हैं, उसमें मिलेंगे। तो पहला सवाल यही है, किसमें मिलेंगे। फाउंड इन ऑल प्लांट सेल एंड यूग्लिनॉइड। यूग्लिनॉइड क्या है? तो जिस ग्रुप का यूग्लिना उसको यूग्लिनॉइड कहेंगे। और ये प्रोटिस्टा है, अभी आगे प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। ठीक, एक बात। दूसरा सवाल है, जब हम माइटोकॉन्ड्रिया से तुलना करते हैं, तो कल ही पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया आसानी से दिखाई नहीं पड़ता है। ये थोड़ा आसानी से क्या कर जाएगा, दिखाई पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज उससे क्या है, बड़ा है। तो इजिली विजिबल अंडर माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि जो प्लास्टिड हैं वो लार्जर साइज में हैं, इसी नाते ये आसानी से दिखाई पड़ जाते हैं। तीसरा सवाल है कि प्लास्टिड में बहुत सारे पिगमेंट्स पाए जाते हैं। कौन से पिगमेंट अभी आगे डिस्कस करेंगे, अभी लिखो नहीं, सुन लो 2 मिनट। कौन से पिगमेंट अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जहां कहीं पिगमेंट होगा वहां कहीं कलर होगा। तो प्लांट पार्ट के जो अलग अलग हिस्सों के अलग अलग कलर होते हैं, लीफ का कलर अलग है, फ्रूट का कलर अलग है, या फ्लावर का कलर जो अलग है, जहां कहीं कलर होंगे वहां पिगमेंट होंगे। और वहां पिगमेंट किसके होंगे, प्लास्टिड के। तो इसमें क्या होंगे, तो कहोगे पिगमेंट्स पाए जाएंगे। और इस पे जो पिगमेंट्स होंगे वो काहे के लिए होंगे, फॉर कलर्स ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट। अब वो सर लीफ का कलर अलग है, फ्लावर का कलर अलग है, ऐसे बहुत सारे कलर होंगे। इस हिसाब से कि पिगमेंट कौन सा है, टाइप ऑफ पिगमेंट, पिगमेंट कौन सा है। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं। आप बताएंगे कि एक का नाम क्लोरोप्लास्ट, एक का नाम क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये 3 टाइप के जो नाम हैं, ये इस आधार पर हैं कि इसमें पिगमेंट कौन सा है। एक और खास बात है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है ये क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और ये जो क्रोमो है ये क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो सकता है। ये जो ल्यूको है ये, या क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में, या ये इसमें, कहने का मतलब जितने भी प्लास्टिड हैं वो सब इंटर कन्वर्टेबल हैं। इंटर कन्वर्टेबल।
होता क्या है कि सारे के सारे प्लास्टिड बनते हैं फ्रॉम प्रोप्लास्टिड, एक ही जगह से बनते हैं, सभी प्लास्टिड प्रोप्लास्टिड से बनते हैं, और उससे मान लीजिए क्लोरोप्लास्ट बना तो हो सकता है वो बाद में क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाए, या हो सकता है वो ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब इंटर कन्वर्टेबल है। अब हमको ये समझना है कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होगा, क्रोमोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होगा, और ल्यूकोप्लास्ट में कौन सा पिगमेंट होगा या पिगमेंट नहीं होगा। पहले इतना लिखें। क्लोरोप्लास्ट, अगर हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इनसे जुड़े 3 से 4 क्वेश्चन है जो हमको याद रखना है। पहला सवाल है कि इन्हीं को कहते हैं ग्रीन प्लास्टिड। क्यों? किसी भी पौधे में जो हरा रंग है उसके पीछे मेन जिम्मेदार यही होते हैं। काहे के लिए होते हैं? फॉर ग्रीन कलर ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे लीव्स हैं, पत्तियों का जो हरा रंग है उसमें मेन कौन होगा? तो आंसर देंगे क्लोरोप्लास्ट या ग्रीन प्लास्टिड। दूसरा सवाल, यहां जो पिगमेंट पाया जाएगा वो कौन सा होगा? तो कहोगे 2 पिगमेंट होंगे, एक होगा क्लोरोफिल और दूसरा होगा कैरोटीनॉइड। जो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड की बात करेंगे, इन दोनों की खास बात है कि ये वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट होते हैं। एक बात, इन दोनों में से मेन पिगमेंट यही होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोप्लास्ट का मेन पिगमेंट कौन सा है, तो आंसर देंगे क्लोरोफिल ही मेन पिगमेंट होता है। कहां पाया जाएगा? तो अक्सर, हाँ एक और खास बात, ये जो पिगमेंट है ये करेंगे क्या? तो ट्रैप करेंगे सन एनर्जी या सनलाइट, और उससे क्या होगी? फोटो सिंथेसिस होगी। कहां पाए जाएंगे? प्रेजेंट इन एरियल पार्ट। एरियल पार्ट मेनली 2 हैं, लीव्स में मिलेंगे, मेनली स्टेम में मिलेंगे, लेकिन एक्सेप्शन है। वैसे तो अंडरग्राउंड पार्ट या रूट में नहीं पाया जाना चाहिए, लेकिन है एक्सेप्शन में। 1-2 ऐसे पौधे हैं जिनकी रूट में फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर रूट में फोटोसिंथेसिस हो रही है, इसका मतलब रूट में क्या मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट मिल जाएगा। तो एक एक्सेप्शन भी है। रूट देख ले, ट्रापा का या टीनोस्पोरा का। ये फोटोसिंथेटिक रूट होती हैं। और अगर फोटोसिंथेटिक रूट हैं, इसका मतलब रूट में क्या मिलेगा? तो क्लोरोप्लास्ट मिलेगा। लिख डालिए। हेडिंग डालेंगे क्रोमोप्लास्ट। हमारे साथ ही लिखते चलेंगे। पहला सवाल यह है कि इनको कहते क्या हैं? तो इनको कलरफुल कहते हैं। कलरफुल प्लास्टिड, क्योंकि ये डिफरेंट कलर देते हैं। ऑफ प्लांट पार्ट
बस एक को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्रीन। किसी भी पौधे में बहुत सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे, हरे रंग को छोड़ दीजिए तो बाकी जितने कलर दिखाई पड़ रहे होंगे उसके पीछे कौन होगा, तो आंसर देंगे क्या, क्रोमोप्लास्ट। अब यहाँ कौन कौन से कलर होंगे, यहाँ बहुत सारे कलर होते हैं, जैसे यहाँ येलो होगा, ऑरेंज होगा, रेड होगा, पर्पल, दुनिया भर के पिगमेंट होंगे। तो हरे रंग को छोड़ के जितने भी कलर हो रहे होंगे उनके पीछे जिम्मेदार कौन होगा, क्रोमोप्लास्ट। दूसरा, अब चूंकि कलरफुल है तो यहां भी क्या पाया जाएगा, पिगमेंट पाया जाएगा। तो यहां जो मेन पिगमेंट पाया जाता है वो कैरोटीनॉइड होता है। और अभी पीछे बता के आए हैं कि ये वाटर इनसॉल्युबल है, तो अगर कोई वाटर इनसॉल्युबल होगा तो सॉल्युबल किस में होगा, तो ये फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। तो फैट सॉल्युबल पिगमेंट है। और पिगमेंट कौन कौन से हैं, तो पिगमेंट कैरोटीनॉइड के नाम पर कैरोटीन है, लिखते चले, कैरोटीन, स्पेशली बीटा कैरोटीन। याद है बीटा कैरोटीन किसमें पाई जाती है, तो ये गाजर में पाई जाती है, ये ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, ऐसे ही जैंथोफिल, ये येलो कलर का होती है। जैसे ही लाइकोपीन, ये रेड कलर के होते हैं। सामान्यतः कहां पाए जाते हैं, प्रेजेंट इन एरियल पार्ट, स्पेशली दो जगह मिलेगा, एक मिलेगा फ्लावर में और एक मिलेगा फ्रूट्स में। वो अलग बात है कि एक्सेप्शन है, रूट में भी मिल जाता है, जैसे गाजर, गाजर क्या है, रूट ही तो है। तो रूट में कैरोटीनॉइड पिगमेंट कहाँ मिलता है, तो कहोगे गाजर में मिलता है, तो एक्सेप्शन हो गया। लिखते चलेंगे, रूट ऑफ कैरेट हैव कैरोटीन पिगमेंट। एक स्पेशल, बस एक ये है और एक ये है, ये चल ही रहा है। हाँ, एक स्पेशल सवाल है कि जैसे मान लेते जब आम कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, और आम जब पक जाता है तो सामान्यतः पीले रंग का हो जाता है। नींबू जब कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, पकता है तो फिर पीला हो जाता है। ऐसे ही खरबूजा जब कच्चा होता है तो हरे रंग का होता है, पक जाता है तो पीला हो जाता है, रेडिश कलर का हो जाता है। अच्छा, मिर्चा हरे रंग का होता है और पकने पर लाल रंग का हो। टमाटर हरे रंग का होता है, पकने पर लाल रंग का हो जाता है। तो ये पकने पर रंग क्यों बदल गया, तो ध्यान से सुनेंगे, पकने पर रंग बदला है, इसका मतलब है अगर ये हरा था तो फिर क्लोरोप्लास्ट रहा होगा, और अगर ये लाल नीला पीला कुछ भी हो गया है तो क्या हुआ होगा, क्रोमोप्लास्ट हो गया। तो एक नोट करके स्पेशल लिख लीजिए। ऑन राइपिंग फ्रूट कलर चेंज
फ्रॉम ग्रीन टू येलो आर रेड, ऐसा क्यों हुआ? तो कहोगे ऐसा इस नाते हुआ कि क्लोरोप्लास्ट चेंज इनटू किसमें? क्रोमोप्लास्ट। ब्लू या पर्पल कलर ऑफ बीट रूट, बातचीत ना करें, इसके पीछे जो पिगमेंट होते हैं वो बीटा लेन पिगमेंट एंड एंथोसाइनिन पिगमेंट। एक क्वेश्चन, इसमें से जो एंथोसाइनिन है इंपॉर्टेंट है। आया हुआ सवाल है नीट ही का। एंथोसाइनिन पिगमेंट वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। लिखते चलेंगे, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट प्रेजेंट इन सैप वैक्यूल। याद आया? जो वैक्यूल बड़ी सी होती है उसी को तो सैप वैक्यूल कहते हैं, उसी में पाया जाता है। अगला पिगमेंट है या अगला वो है ल्यूकोप्लास्ट। पहले से ही नाम ही से पता चल रहा है, यह है कलर लेस प्लास्टिड। लिखते चलेंगे, क्यों? जैसे कहोगे कलरलेस प्लास्टिड वैसे बताना पड़ेगा क्या? पिगमेंट एब्सेंट। अब सवाल है कि पिगमेंट एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस तो करेंगे नहीं, तो फिर कुछ तो काम करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? ये स्टोर करेंगे न्यूट्रिएंट को, तो फंक्शन इंपॉर्टेंट है। स्टोर न्यूट्रिएंट्स। अब कौन सा न्यूट्रिएंट स्टोर करेंगे? तो हो सकता है कि स्टोर कर रहे हों कार्बोहाइड्रेट, या हम स्टार्च भी कह सकते हैं। हो सकता है स्टोर कर रहे हों आयल्स या फैट, और हो सकता है स्टोर कर रहे हों प्रोटीन। तीन ही ऑप्शन तो हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेंगे, आयल या फैट स्टोर करेंगे, तो इनके नाम, तो कार्बोहाइड्रेट वाले को कहते हैं एमाइलोप्लास्ट, इसे कहते हैं इलायो प्लास्ट, और इसे कहते हैं एल्यूरो प्लास्ट। स्टार्च का स्टोरेज स्पेशली किसमें होता है? तो पोटैटो में। आलू में स्टार्च कहाँ स्टोर होता है? तो आंसर देंगे एमाइलोप्लास्ट में। इन जनरल कहाँ पाए जाते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं इन रूट। अक्सर चीजें कहाँ स्टोर होती हैं?
रूट में ही तो स्टोर होती हैं। इसी नाते ज्यादातर पौधों की रूट का कोई कलर नहीं होता है, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, तो सामान्यतया रूट कलरलेस होती है या व्हाइटिश होती है। क्यों? क्योंकि वहां क्या पाया जाएगा? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा। और फल एवं पत्तियों का कुछ ना कुछ रंग होगा, क्योंकि वहां या तो क्रोमोप्लास्ट होगा या तो क्लोरोप्लास्ट होगा। लिख लीजिए। चलिए हेडिंग डालिए क्लोरोप्लास्ट, जो हमको डिटेल में पढ़ना है। पहला सवाल ये है, लिखते चलेंगे सुनते चलेंगे, कि किसी भी हरे प्लांट में, ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो ज्यादातर तो भाई लीफ में मिलेंगे। अच्छा, लीफ में कहाँ पाए जाएंगे? तो लीफ में ज्यादातर वो मीजोफिल सेल में मिलते हैं। ठीक है। लीफ में स्टोमेटा होता है। स्टोमेटा में दो मेन सेल होती हैं, एक होती है गार्ड सेल, एक होती है सब्सिडरी सेल। तो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल में यहाँ मेन अंतर याद रखिए। गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, सब्सिडरी सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सामान्यतया कहाँ पाए जाएंगे? तो सामान्यतया लीफ में मीजोफिल सेल में, लेकिन लीफ में ही स्टोमेटा है, स्टोमेटा में ही क्या है? गार्ड सेल, उसमें पाए जाएंगे। लेकिन उसके अगल बगल पाए जाते हैं क्या? सब्सिडरी सेल, उसमें क्लोरोप्लास्ट क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। दूसरा सवाल है कि इसका शेप कैसा होगा, साइज कैसा होगा? तो पहले से ही पता है कि इनका साइज थोड़ा बड़ा है। साइज बड़ा होने के नाते ये आसानी से क्या करते हैं? दिखाई पड़ जाते हैं। 5 माइक्रोमीटर के आसपास इनका लेंथ है और 2 के आसपास इनका क्या है? वेड्थ है। एक और, इनका शेप कैसा होगा? तो शेप बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा प्लांट किंगडम एल्गी से लेकर के पता नहीं कहाँ कहाँ तक सब में क्लोरोप्लास्ट मिलेंगे। क्लोरोप्लास्ट के शेप बहुत हैं, हाईली वेरिएबल शेप है। एल्गी में तो शेप भरे पड़े हैं, जैसे हो सकता है ये ओवल शेप का हो सकता है ये लेंस शेप का हो सकता है ये डिस्क शेप का हो सकता है ये स्टार शेप का हो सकता है ये गर्डिल शेप का हो सकता है रिबन शेप का हो, बहुत सारे और ETC इसके बाद लिखा हुआ है। NCERT में एग्जाम्पल नहीं दिए हैं, लेकिन कम से कम 2 याद रखेंगे। एक, सामान्यतया हायर प्लांट में कौन सा शेप मिलता है? तो लेंस शेप बताएंगे, या ना मिले तो फिर ओवल शेप कह सकते हैं। यूलोथ्रिक्स में गर्डिल शेप और स्पाइरोगाइरा में स्पाइरल शेप पाया जाता है। ये तो ये हो गया शेप, आपको याद रखना है। तो शेप हो गया, साइज हो गया। नंबर की बात कर लेते हैं। तो सामान्यतया कितने नंबर पाए जाएंगे? इसको छोड़ दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं। वहां हम लोगों ने कहा था नंबर इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका काम कैसा है। तो यहाँ भी तो ये होगा भाई, अगर कोई सेल फोटोसिंथेसिस में ज्यादा इन्वॉल्व होगी तो उसमें नंबर ज्यादा होंगे, और फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होगी तो नंबर कम होंगे, या हो सकता ना ही हो। तो किस सेल में सबसे ज्यादा मिलेंगे? तो मीजोफिल सेल में ही सबसे ज्यादा मिलेंगे। लगभग 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट एक सेल में मिलेंगे। एक यहाँ एक्सेप्शनल क्वेश्चन रखना है। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है और उसमें एक क्लोरोप्लास्ट एक ही सेल में मिलता है। तो मिनिमम कितने होंगे? एक किसमें मिलेंगे? क्लेमाइडोमोनास में। या फिर 20 से 40 मिलेंगे किसमें? मीजोफिल। ये सब रटने वाले सवाल हैं, हम लिख रहे हैं, आप लिख डालिए। लिख डालिए, किसी भी ग्रीन प्लांट में मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलेंगे? तो कहोगे मीजोफिल सेल में मिलेंगे। ठीक है। दूसरा सवाल, इसका शेप कैसा होता है? तो शेप बहुत वेरिएबल होता है। फिर भी कुछ शेप लिखे हैं, जैसे ओवल शेप, डिस्क शेप, ठीक है,
स्फेरिकल शेप, रिबन शेप, ईटीसी है। इसमें से कुछ याद रखिएगा, जैसे हायर प्लांट, में ये लेंस शेप मिलता है। जैसे यूलोथ्रिक्स में ये आया हुआ है गर्डिल शेप। जैसे स्पाइरोगाइरा में वही रिबन शेप, या स्पाइरल शेप। बाकी सारे शेप हम लोग एलगी जब पढ़ेंगे तो उसी में लिख लेंगे, है ना। शेप के बाद आएगा साइज। तो हम लेंथ की अगर बात करेंगे तो लगभग 5 से 10 किलोमीटर कि नैनोमीटर। नैनोमीटर न लगाना क्या है, माइक्रोमीटर। और वेड्थ की बात करेंगे तो, या डायमीटर की बात करेंगे तो 2 से 4 नैनोमीटर। पक्का? नैनोमीटर। नैनोमीटर में डाटा नहीं देंगे। जिस दिन से पढ़ा रहे हैं बार बार ये बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारे डाटा किस में लिखे हैं, माइक्रोमीटर में। केवल 2 हैं जो नैनोमीटर में है। एक कौन सा, राइबोसोम, और एक अभी आगे मिलेगा। दूसरा नंबर, लिखते चलें। अगर हम नंबर की बात करें तो एक क्लोरोप्लास्ट पर सेल क्लेमाइडोमोनास में मिलेगा, और 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल मीजोफिल सेल में मिलेंगे। यहां नोट करके लिख लेंगे। गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट और क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट। अब इसके बाद हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, और हम एक डायग्राम बनाते हैं, वो आप डायग्राम बना लीजिए। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर से जुड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डायग्राम बन गया। सिंबॉलिक डायग्राम है, हमने लेंस शेप डायग्राम बना लिया है, क्योंकि हायर प्लांट में लेंस शेप होता है। पहला सवाल यह है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया था वैसे ही क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है। वहां भी 2 थी, यहाँ भी 2 है, लेकिन एक फर्क है। वहां जो इनर मेम्ब्रेन थी वो बहुत ज्यादा फोल्डेड थी, यहाँ दोनों मेम्ब्रेन में फोल्डेड कोई नहीं है, एक बात। दूसरा, यहाँ एक और खास बात है, यहाँ जब 2 मेम्ब्रेन की बात करेंगे
तो बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन की जब तुलना करेंगे तो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन लेस परमेबल, लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया है। तो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन कौन से हैं? क्लोरोप्लास्ट भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। माइटोकॉन्ड्रिया को भूल जाइए, उसकी दो मेम्ब्रेन अलग अलग हैं, इसकी दो याद रखिए। इसकी दो में से जो अंदर वाली क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो लेस परमेबल है, किससे? बाहर वाली क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन से। दूसरा सवाल थोड़ा और ध्यान से देखें, तो वहाँ इनर मेम्ब्रेन के नाते अंदर अंदर जो एरिया था, वहाँ जो भरा था उसे मैट्रिक्स कहते थे। यहाँ जो अंदर अंदर मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है, उसने जो स्पेस बाउंड कर रखा है, यहाँ जो भरा है उसे कहते हैं स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा कहते हैं। तो वो है क्या क्या? अगर हम स्ट्रोमा के अंदर देखें तो कई चीजें दिखाई पड़ेंगी। एक तो इसके अंदर ढेर सारे हमको क्या मिलेंगे? थाइलेक्वाइड मिलेंगे, और इसी थाइलेक्वाइड के अंदर क्या मिलेगा? क्लोरोफिल पिगमेंट। कैसे? जरा देखो, किसी थाइलेक्वाइड को अगर ध्यान से देखेंगे तो दो चीजें होती हैं। एक तो थाइलेक्वाइड की वाल होती है और थाइलेक्वाइड का ल्यूमेन होता है। इसकी वाल के साथ एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसका नाम क्वांटासोम है। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है। और इसी क्वांटासोम के अंदर मान लेते ये एक क्वांटासोम है, तो इसी क्वांटासोम के अंदर पाए जाएंगे पिगमेंट। और पिगमेंट दो होते पहले ही पढ़ चुके हैं क्लोरोप्लास्ट में, एक क्लोरोफिल होता है, एक कैरोटिनॉइड होता है। तो क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पिगमेंट कहाँ पाए जाएंगे? तो आंसर देंगे क्वांटासोम के अंदर पाए जाएंगे। लेकिन क्वांटासोम कहाँ है? तो क्वांटासोम कहाँ है? वाल। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ है, इसके बहुत सारे आंसर हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट क्वांटासोम के अंदर है, ये भी सही है, लेकिन क्लोरोफिल पिगमेंट थाइलेक्वाइड में भी तो है। अब थाइलेक्वाइड में कहाँ है? वाल में है कि ल्यूमेन में है? तो कहोगे थाइलेक्वाइड के वाल में है, ल्यूमेन में नहीं है। थाइलेक्वाइड का ल्यूमेन अगर थोड़ा बहुत मोटा मोटा याद हो तो यहाँ H+ इकट्ठा होते थे और यहीं से तो स्ट्रोमा जाते थे, तभी तो ATP बनता था। थोड़ा बहुत मोटा मोटा अगर याद हो तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मैट्रिक्स में क्या है, तो मैट्रिक्स में है थाइलेक्वाइड, और थाइलेक्वाइड में क्या है? तो आंसर देंगे क्लोरोफिल पिगमेंट है। पिगमेंट है कहाँ? तो कहोगे वाल में। वाल में कहाँ है? तब कहोगे कहाँ है? क्वांटासोम में। वापस आ जाइए, और क्या पाया जाएगा? तो कहोगे DNA मिलेगा, और क्या मिलेगा? RNA मिलेगा, और क्या मिलेगा? राइबोसोम। DNA में वही क्वेश्चन, सिंगल होगा, स्मॉल होगा, सर्कुलर होगा। सिंगल, स्मॉल, सर्कुलर DNA मिलेगा। ये डबल स्टैंडर्ड भी होगा, डबल स्टैंडर्ड DNA होगा। RNA की बात करेंगे तो कुछ ही RNA मिलेंगे, और राइबोसोम की बात करेंगे तो 70S राइबोसोम होगा। और 70S का मतलब क्या है? 70S राइबोसोम होने का मतलब ये छोटा है किससे? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम में। एक और क्वेश्चन है, स्ट्रोमा में क्या मिलेंगे? तो कहोगे हर वो कंपोनेंट मिलेगा या एंजाइम मिलेगा। एंजाइम आप दो चीजों की सिंथेसिस यहां करनी है, प्रोटीन सिंथेसिस और कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस। थोड़ा बहुत याद हो तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसके कंपोनेंट थे? प्रोटीन सिंथेसिस के कंपोनेंट थे, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस के नहीं थे। और यहाँ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों के हैं, तो ये अंतर याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में क्या समानता और क्या अंतर, तो क्या बताओगे? दोनों में DNA है, दोनों में RNA है, दोनों में राइबोसोम है, लेकिन क्या है? वहां क्या मिलेगा? केवल प्रोटीन का मिलेगा, और यहाँ क्या मिलेगा? तो आंसर देंगे प्रोटीन के साथ क्या? कार्बोहाइड्रेट। एक स्पेशल सवाल है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी DNA है और क्लोरोप्लास्ट में भी DNA है। इसका मतलब है कि अपने मनपसंद का क्या बना लेंगे? RNA, और अपने मनपसंद के क्या बना लेंगे? प्रोटीन। इसका मतलब ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है वो ज़्यादा न्यूक्लियस के सहारे नहीं है, वरना बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल न्यूक्लियस के सहारे हैं। भाई न्यूक्लियस के पास DNA है, वही तो RNA बनाएगा, वही तो प्रोटीन बनेगी। यहाँ न्यूक्लियस से पूछने नहीं जाना है, इनके पास अपना DNA है,
अपना ही क्या है आरएनए, अपने ही क्या है राइबोसोम, तो अपनी क्या बना लेंगे प्रोटीन। इसी नाते बताओ न्यूक्लियस से आजाद हैं कि नहीं, तो कहोगे हाँ आजाद हैं, लेकिन पूरी तरीके से आजाद नहीं होंगे, कुछ ना कुछ तो कंट्रोल होगा ही। इसी नाते क्वेश्चन पूछा गया है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल, तो आंसर देंगे दो, कौन से, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। जरा एक लाइन लिख लीजिए, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल कौन से हैं, तो कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये सेमी ऑटोनॉमस क्यों हैं, क्योंकि इनके पास है क्या, अपना डीएनए, अपना ही आरएनए, अपना ही राइबोसोम और अपनी ही प्रोटीन सिंथेसिस मैकेनिज्म। क्या न्यूक्लियस से पूछने जाएंगे, नहीं जाएंगे। इसी नाते ये सब के सब क्या है ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल। एक क्वेश्चन और बता दीजिए, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हैं जिसमें डीएनए है, सामने दो लिखे ही हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, अभी न्यूक्लियस भी तो मिलेगा। तो अक्सर एक क्वेश्चन खूब आता है कौन से सेल ऑर्गेनेल में डीएनए नहीं है। अब नहीं हमको क्या पता कहाँ नहीं है भाई, चाहे जो ऑप्शन बना लीजिए, है किसमें किसमें, तीन में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और न्यूक्लियस। तो एक और लिख लीजिए, सेल ऑर्गेनेल विद डीएनए, तो तीन नाम देंगे, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट हो, दोनों क्या हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इसमें से अगर हम केवल क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन लेस परमिएबल देन आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। ये लाइन भी लिख लो तभी वापस चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल। लेकिन एक और स्पेशल क्वेश्चन है, इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन लेस परमिएबल देन आउटर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। तो क्लोरोप्लास्ट में क्या है, तो क्लोरोप्लास्ट में दो चीजें हैं, मैट्रिक्स और मेम्ब्रेन सिस्टम। मैट्रिक्स वो जगह है जहां क्या चलती है, डार्क रिएक्शन। अरे स्ट्रोमा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लो। है तो एक ही चीज, हाँ स्ट्रोमा, इसमें क्या चलता है डार्क रिएक्शन। मेम्ब्रेन सिस्टम में क्या चलती है लाइट रिएक्शन। मेम्ब्रेन सिस्टम के दो पार्ट हैं, एक है ग्रेना लैमेली, एक है स्ट्रोमा लैमेली।
ग्रेना लैमेली को ग्रेनल थाइलेक्वाइड भी कहते हैं, इनको इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यही क्या बना लेते हैं, ग्रेना। और क्यों कहते हैं इनको इंटरग्रेनल? क्योंकि दो ग्रेना को आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होते हैं और ये फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल होते हैं। चले, प्लास्टिड किसमें पाए जाएंगे? तो हाईलाइट कर ले, ऑल प्लांट सेल एंड क्या, यूग्लिनॉइड। वो अलग बात है कि इसका एक्सेप्शन है, बहुत सारी ऐसी प्लांट सेल हैं जिसमें क्लोरोफल या प्लास्टिड नहीं पाया जाएगा, लेकिन फिर भी जनरल लिखा है। ये आसानी से क्या हो जाएंगे, दिख जाएंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, क्योंकि इनका साइज क्या है, बड़ा है। इसमें स्पेसिफिक क्या पाए जाएंगे, पिगमेंट। और पिगमेंट होंगे तो ये इम्पार्ट करेंगे कलर ऑन द प्लांट पार्ट। इस आधार पर कि पिगमेंट कौन सा है, प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट में कन्वर्ट कर दिया या बांट दिया गया। जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें मेन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल। साइड पिगमेंट कौन सा है, कैरोटीनॉइड। और यही रिस्पांसिबल है ट्रैपिंग क्या, लाइट एनर्जी, जो कि जरूरी है फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब हम क्रोमोप्लास्ट में जाएंगे तो यहाँ मिलेंगे फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट। वाटर सॉल्युबल कौन सा है, पीछे बता के भी आए हैं, एंथोसाइनिन वाटर सॉल्युबल पिगमेंट है। अब कैरोटीनॉइड कई कैटेगरी के होते हैं, कैरोटीन होता है, जैंथोफिल या कुछ अदर, जैसे हमने एक लाइकोपीन लिखाया है, ठीक है। ये सब लोग क्या करेंगे कि पार्ट ऑफ प्लांट टू, या तो येलो कलर का, या तो ऑरेंज कलर का, या तो रेड, या तो पर्पल, पता नहीं कौन कौन से कलर। ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं कलरलेस प्लास्टिड। इनके अलग अलग शेप, अलग अलग साइज होते हैं, लेकिन इनका मेन काम स्टोर करना है न्यूट्रिएंट। जैसे एमाइलोप्लास्ट क्या स्टोर करेगा, कार्बोहाइड्रेट, जैसे स्टार्च किसमें, पोटैटो। और इलायोप्लास्ट स्टोर करेगा ऑयल या फैट, जबकि एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करेगा क्या, प्रोटीन। ये टिक कर लीजिए। ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलते हैं, तो कहोगे मीजोफिल सेल में मिलते हैं। शेप, लेंस शेप, ओवल शेप, स्फेरिकल शेप, डिस्क शेप, रिबल शेप, दुनिया भर के नाम लिख दिया है, सारे एग्जाम्पल यहाँ नहीं है। इनका लेंथ की बात करेंगे तो 5 से 10, और वेड्थ की बात करेंगे 2 से 4। नंबर की बात करेंगे या तो मिनिमम कितना, 1 होगा किसमें, क्लेमाइडोमोनास, या हो सकता है 20 से 40 किसमें मिलेंगे, मीजोफिल सेल में। करा जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया में देखा है वैसा ही क्लोरोप्लास्ट क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड, ठीक है। अब जब 2 मेम्ब्रेन है तो करा दोनों में से जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है वो क्या है, लेस परमिएबल। ये पिछली बार आया। स्पेस लिमिटेड बाई इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। ढेर सारे देखो लिखा है इन नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज, इसको हाईलाइट करिए। फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस, यहाँ क्या लिखा है, सैक। सैक का ही नाम क्या है, थाइलेक्वाइड है। प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा, ये कहाँ मिलेंगे, स्ट्रोमा में ही मिलेंगे। और थाइलेक्वाइड का अरेंजमेंट कैसा है, तो कोई लिखा है स्टाक लाइक पाइल ऑफ क्वाइन, और उसी को कहते क्या है, ग्रेना, या सिंगल को क्या कहते हैं, ग्रेनम। या दूसरे प्रकार के कौन से मिलेंगे, इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड। यहाँ लिखा है इन एडिशन, वास्तव में ये इसी के बारे में लिखा है। फ्लैट मेम्ब्रेनस टिब्यूल, अंतर समझ लीजिए, यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, टिब्यूल। नाम क्या है, स्ट्रोमा लैमेली। कनेक्ट करेंगे थाइलेक्वाइड ऑफ क्या, डिफरेंट ग्रेना। एक ग्रेना के थाइलेक्वाइड को दूसरे ग्रेना के थाइलेक्वाइड से कौन जोड़ेगा, स्ट्रोमा लैमेली। अगर ये ना मिले तो क्या कहोगे, इंटरग्रेनल थाइलेक्वाइड। फिर लिखा है मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेक्वाइड इनक्लोज ए स्पेस, और स्पेस का नाम ल्यूमेन। स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में मिलेंगे एंजाइम, काहे के लिए, तो कहोगे सिंथेसिस करना है कार्बोहाइड्रेट की और प्रोटीन। जबकि सिर्फ प्रोटीन कहाँ लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें पाए जाएंगे स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, और क्या पाया जाएगा, राइबोसोम।
क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होंगे? थाइलेकोइड में। अब थाइलेकोइड में कहाँ होंगे? वाल में कि ल्यूमेन में? वाल में। और वाल में कहाँ होंगे? तब कहोगे क्वांटासोम में। राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, क्योंकि ये 70 एस हैं, जबकि साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम क्या है? 80 एस हैं। चलिए हेडिंग डालिए, राइबोसोम। नाम कौन है? जॉर्ज पैलेड, 1953। जॉर्ज पैलेड, नहीं, हेडिंग डालें राइबोसोम। हेडिंग राइबोसोम, हेडिंग राइबोसोम। अभी लिखेंगे नहीं, सुनेंगे। जैसे पहले से ही आपको पता है कि ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है, बहुत छोटा सेल ऑर्गेनेल है, इसी नाते ये जल्दी दिखाई ही नहीं पड़ रहा था। वो तो जब बहुत अच्छी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी तब जाकर के ये दिखाई पड़ा 1953 में। इसका मतलब बहुत लेटेस्ट में। सेल की खोज कहाँ? 1665 में हुई थी। और राइबोसोम कब खोजा गया? 1953। तो काफी ज्यादा टाइम लग गया। कितने साल लग गए? 300 साल लगभग लग गए। तो इतना छोटा था, इसी नाते लग गए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हाँ, एक और रटने वाला सवाल ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ऑल सेल। ऑल मतलब प्रोकैरियोटिक भी और यूकैरियोटिक। फिर सवाल आया सबसे पहले, फर्स्टली ऑब्जर्व बाय कौन? जॉर्ज पैलेड। और कब देखा इन्होंने? 1953। ये साल बहुत महत्वपूर्ण है। इस साल कई काम हुए हैं बायोलॉजी के क्षेत्र में। और कहाँ लिखा है ईयर? पता करो कहाँ लिखा है। इन्होंने क्या देखा था? तो एज डेंस पार्टिकल, अगर डेंस पार्टिकल ना मिले तो कहोगे ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर। साइटोप्लाज्म में कुछ दानेदार स्ट्रक्चर मिल गए, उन्हीं का नाम क्या रखा गया? राइबोसोम रखा गया। ठीक है, किसने देखा? जॉर्ज पैलेड। फिर सवाल यह है कि राइबोसोम है वास्तव में क्या? राइबोसोम वास्तव में क्या है? मेड अप ऑफ, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा राइबो, लिखते चलें, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल है। जैसे कहोगे राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल, वैसे पूछेगा कौन सा राइबो न्यूक्लियो और कौन सा प्रोटीन। तो राइबो न्यूक्लियो का मतलब है यहां पाया जाता है आरएनए, और इसी के साथ यहां पाया जाता है प्रोटीन। जैसे कहो आरएनए पाया जाता है, वैसे एग्जामिनर पूछेगा कौन सा आरएनए? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, एसएनआरएनए, एचएनआरएनए, एमआरएनए, कौन सा आरएनए? बहुत प्रकार के आरएनए हैं। कौन सा वाला यहां लगा दें? आंसर साफ साफ नहीं बता रहे हो तो यहां सिर्फ राइबोसोमल आरएनए है। कौन सा? राइबोसोमल आरएनए। एक क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन पूछेगा कितने प्रकार का आरएनए यहां पाया जाता है और कितने प्रकार की प्रोटीन यहां पाई जाती है। दोनों आ चुके हैं सवाल। तो जो अगर हम यूकैरियोटिक पढ़ेंगे तो 4 टाइप मिलेगा।
राइबोसोमल आरएनए। और अगर प्रोटीन की बात करें तो 80 टाइप क्या मिलेंगे, प्रोटीन मिलेंगे। 4 प्रकार के राइबोसोमल आरएनए मिलेंगे और 80 प्रकार की प्रोटीन मिलेंगे। तो 80 नाम हमसे पूछ लेना, वो हमको नहीं पता है, 4 नाम बता सकते हैं। ये 4 टाइप के आरएनए कौन से होते हैं? तो 18S, 28S, 5.8S और 5.0S, ये 4 नाम हैं और ये सब राइबोसोमल आरएनए हैं। लिखते चलो फटाफट। अगर हम यूकैरियोट की बात करें, अभी प्रोकैरियोट की बात नहीं की है, प्रोकैरियोट में ये 3 टाइप के होते हैं, यही चाहे लिख देते हैं। 4 टाइप आरएनए इन यूकैरियोटिक राइबोसोम, यही लिख देंगे इधर। 3 टाइप आरएनए, किसमें कौन कौन से? 16S, 23S और 5.0S, किसमें? प्रोकैरियोटिक आरएनए। तो कितने टाइप के आरएनए मिले? 4 टाइप के या 3 टाइप के? क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। अगर वो यूकैरियोटिक है तो 4 टाइप के, और अगर प्रोकैरियोटिक है तो 3 टाइप के। प्रोटीन का मुझे नहीं पता इनका। हमारे साथी लिखेंगे। ये मान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, और प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की खास बात है कि इसको कहते हैं 70S राइबोसोम, जबकि मान लेते हैं कि ये यूकैरियोटिक राइबोसोम है। तो इसको कहते हैं 80S राइबोसोम। अभी पीछे बता के आए हैं कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में 3 टाइप का आरएनए पाया जाएगा। तो कौन सा टाइप का कहां होगा ये याद रखना है। देखो यहां है 16S, 23S और 5.0S, और यहां आ जाओ, यहां 18S, 28S, 5.8 और 5.0। तो जो 3 या 4 प्रकार के हैं वो हैं कहां? तो ये कौन सी यूनिट है? ये है स्मॉलर यूनिट, और ये है लार्जर यूनिट। स्मॉलर यूनिट क्या कहते हैं? 30S और लार्जर को 50S। तो जोड़ के कितना हो गया? 80 होना चाहिए, और मिला कितना? 70S। वैसे यहां आ जाओ, ये क्या है? स्मॉलर यूनिट, और ये क्या है? लार्जर यूनिट। इसको कहते हैं क्या है? इसे कहते हैं 40S, और इसे 60S।
तो जोड़ के तो 100 होना चाहिए, और हुआ क्या 80। तो ये ऐसे है, जैसे मान लेते हैं ये 60 है, ये 40 है। अगर ये ऐसे जुड़े तब तो 100 हो जाएगा, लेकिन ये ऐसे जुड़ गए हैं। ऐसे जुड़ने का मतलब ओवरलैप कर गए कुछ पार्ट, तो जब पार्ट ओवरलैप करेंगे तो नेट साइज कम आएगा। इंडिविजुअल ऐसे ऐसे तो जोड़ दीजिए हेड टू हेड तो आ जाएगा उतना ही, लेकिन ऐसे नहीं। ये मान लेते हैं 40 यस है, ये मान लेते हैं 60 यस है, ये ऐसे जुड़ गए हैं। अब ऐसे जुड़ेंगे तो नेट क्या हो जाएगा कम, या ऐसे जुड़ गए हैं तो भी नेट क्या हो जाएगा कम हो गया। तो जोड़ के आप ऐसे नहीं करिएगा 60 40 जोड़ के 100 कर दीजिए और यहाँ 30 50 जोड़ के 80 कर दीजिए, ऐसे नहीं करना है। ये 70 यस है और 80 यस है। इसका मतलब है कि ये छोटा राइबोसोम है। स्मॉलर राइबोसोम, और ये क्या है लार्जर राइबोसोम। चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो चाहे यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, दोनों में एक कॉमन बात है, बताएं। दोनों 2 यूनिट में पाए जाते हैं, छोटी और बड़ी। फाउंड एज 2 यूनिट, और ये भी क्या होगा फाउंड एज 2 यूनिट। अब सवाल है कि जब 2 यूनिट के फॉर्म में पाए जाएंगे तो दोनों यूनिट कभी जुड़ेंगे और कभी अलग भी हो जाएंगे। तो किसकी मदद से जुड़ती हैं, तो मैग्नीशियम की मदद से जुड़ती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, 2 यूनिट और ये इंटरकनेक्ट होती हैं विद हेल्प ऑफ Mg+2। एक क्वेश्चन और, कौन सा राइबोसोमल आरएनए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में सेम है? तो 5S यहां भी, सब में यस लिख दीजिए। ये 5S 23S 16S 18S 28S 5.8S। तो कौन सा एस सेम है, तो ये स्पेशल लिख देना है। 5S राइबोसोमल आरएनए क्या है, कॉमन इन क्या बोथ प्रोकैरियोटिक एंड क्या यूकैरियोटिक राइबोसोम। एक सबसे अच्छा सवाल, इस सारी कहानी में बहुत बार एस लिख चुके हैं, ये एस कौन सी चीज है? तो या तो पूरा एस लिखो या तो एस डैश लिखो। पूरा एस का मतलब या तो पूरा नाम उनका लिख दो। ये लिख लिया यहां तक, ध्यान से सुनिएगा, शुरू करें। इधर देखिए जरा, जैसे मान लेते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब ले ली जाए और इसमें साइटोप्लाज्म ले लिया जाए, और साइटोप्लाज्म में क्या पड़े हों, राइबोसोम पड़े हों, और इसको तेजी से घुमाया जाए, इसको तेजी से घुमा दिया जाए, तो सेंट्रीफ्यूज किया जाए। तो जब आप तेजी से घुमाएंगे चीजों को तो जो भारी चीजें होंगी वो नीचे बैठ जाएंगे, हल्की चीजें ऊपर रह जाएंगे। तो अगर मान लेते 3 भारी चीजें उसमें पड़ी हैं तो तीनों नीचे जाएंगे, तो नीचे जाने की स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होगी, जो सबसे भारी होगी। तो ध्यान से सुनिएगा, स्वेडबर्ग नाम के वैज्ञानिक ने राइबोसोम को साइज के हिसाब से अलग किया है। जैसे एक 30 यस है, एक 40 यस है, एक 50 यस है, एक 60 यस है, और उसमें 16 यस 23 यस 5 यस 18 यस 28 यस दुनिया भर के हैं। तो कहा साइज और डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज की जाएगी उस यूनिट को कहते हैं स्वेडबर्ग यूनिट, वैज्ञानिक के नाम पर।
तो एक वैज्ञानिक है कौन, स्वेडबर्ग। उन्होंने सेंट्रीफ्यूज करके साइज ऑफ राइबोसोम के हिसाब से उनको क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसी नाते साइज और डेंसिटी मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है उसका नाम स्वेडबर्ग। तो या तो हम पूरा बोले ऐसे कि 40 स्वेडबर्ग, या तो हम बोले क्या 40 स्वेडबर्ग, या 60 फॉर्म में 40 एस बोल दिया। ये जो एस डैश लिखा है इसका मतलब ये पूरा नाम लिखा है क्या, स्वेडबर्ग। तो स्वेडबर्ग यूनिट क्या बताती है, तो कहोगे ये इनडायरेक्ट दो चीजें बताती है, साइज कितना है और डेंसिटी। भाई जैसे बताओ 40 और 60 में किसका साइज ज्यादा है, 60 का साइज ज्यादा तो डेंसिटी भी उसकी क्या होगी ज्यादा, तो तेजी से नीचे आएगी, और 40 वाला थोड़ा धीरे धीरे नीचे आएगी। उससे पीछे कौन है, 30 वाला है या 50 वाला है। तो ओवरव्यू ये है कि एस क्या बताता है, तो कहोगे स्वेडबर्ग यूनिट बताता है। या नीचे बैठने को कहते क्या है, जब चीजें नीचे बैठती हैं उनको कहते क्या हैं। जैसे ऐसे सुनिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें थोड़ा पानी ले लीजिए और मिट्टी मिला लीजिए और ऐसे हिला दीजिए और फिर रख दीजिए। थोड़ी देर बाद देखो कि मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाएगी। इस बैठने को कहते क्या है, इसे सेडिमेंटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे तो चीजें नीचे जाएंगी तो फिर सेडिमेंटेशन होगा। तो स्वेडबर्ग यूनिट का ही दूसरा नाम क्या है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और ये क्या बताती है, तो कहोगे ये साइज और डेंसिटी। वैज्ञानिक का नाम स्वेडबर्ग, लिख लो। राइबोसोम के साइज में क्या इस्तेमाल होता है, एस डैश इस्तेमाल होता है। ये क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट या सेडिमेंटेशन। बतियाए नहीं भाई, बातचीत ना करो। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और ये इनडायरेक्टली क्या बताता है, डेंसिटी एंड साइज। दो क्वेश्चन और बचे हैं। राइबोसोम कहां बनता है और राइबोसोम क्या बनाता है। राइबोसोम कहां बनता है, तो आंसर देंगे न्यूक्लियोलस। क्यों, राइबोसोम बनाना है तो राइबोसोमल आरएनए बनाओगे, और राइबोसोमल आरएनए कहां बनता है, ये न्यूक्लियोलस में बनता है। कैसे, ये हम लोग आगे न्यूक्लियोलस में पढ़ेंगे। दूसरा सवाल, क्या करता है, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता, पहले से पता। आखिरी सवाल, किसी प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम, 70S, कोई डाउट नहीं। किसी यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम, 80S हो गया गलत। किसी यूकैरियोटिक सेल में 80S और 70S दोनों पाए जाते हैं। क्यों, 80S तो साइटोप्लाज्म में है और 70S कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन नहीं सुन रहे हो। किसी प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम, तो कहोगे तुरंत 70S राइबोसोम। किसी यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम, तो कहोगे 70 और 80। तो फिर अलग ऐसे कैसे कर रहे थे, वो यूकैरियोटिक राइबोसोम है। तो ध्यान से सुने, अगर क्वेश्चन ये पूछे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का नाम 70S, यूकैरियोटिक राइबोसोम का नाम 80S, काम खत्म। फिर कहेगा प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा है, 70S, यूकैरियोटिक सेल में कौन सा है, 70S और 80S। तो फिर अलग अलग है, 70 कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, और 80 कहाँ, साइटोप्लाज्म। लिखो, हो गया था बेटा, लिख लो फिर बता देते हैं, रटने वाले ही हैं सवाल यहां। चलो पहला सवाल, राइबोसोम सिंथेसिस एट कहां, तो आंसर देंगे न्यूक्लियोलस।
ये क्यों ऐसा आंसर आया? क्योंकि राइबोसोम में लगते हैं राइबोसोमल आरएनए और वो कहां बनते हैं? न्यूक्लियोलस पर। दूसरा सवाल, काहे के लिए है फार प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए हैं। और प्रोटीन की जब सिंथेसिस करेंगे तो अलग अलग कंडीशन में करेंगे। ओवरऑल बताएं राइबोसोम कहां 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 पाया जाता है? तो बहुत जगह पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म में है, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पर है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है, बहुत जगह है। अच्छा, फिर लिखते चलो हमारे साथ ही, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कौन सा है? 70S। फिर क्वेश्चन बदलेगा, यूकैरियोटिक राइबोसोम आंसर क्या दोगे? 80S। फिर क्वेश्चन बदलेगा, प्रोकैरियोटिक सेल क्या बताओगे? तो फिर कहोगे 70S राइबोसोम। फिर क्वेश्चन बदलेगा, यूकैरियोटिक सेल, तो कहोगे 70S एंड 80S। अब 70S कहां है और 80S कहां है? तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया और कहां? क्लोरोप्लास्ट। और ये कहां है? साइटोप्लाज्म में। और कहां? ओवर RER, ओवर आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बहुत सारी जगह हैं। ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखाई पड़े वो कहाँ थे? अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जरा बढ़ा लो। जॉर्ज पैलेट ने इनको कहाँ देखा था? तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा था। राइबोसोम ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर है, पहले ऑब्जर्व हुए अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए डेंस पार्टिकल। किसने देखा? जॉर्ज पैलेट ने देखा। कब देखा? 1953 में। ये किसके बने हैं? आरएनए और किसके? प्रोटीन। क्या है? नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S है। कोई भी राइबोसोम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसमें लार्जर और स्मॉलर मिलेगी। और दोनों सब यूनिट कौन सी? तो 80S में 60 और 40 और 70S में 50 और 30। यहाँ S क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट है या सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है, और ये इनडायरेक्टली मेजर करेगा डेंसिटी को और साइज। चाहे 70 हो चाहे 80, हमको क्या मिलेंगे? 2 सब यूनिट। तो इसमें जितना लिखा उससे काफी कुछ ज्यादा बता डाले हैं। साइटोस्केलेटन, चलिए हेडिंग डालिए,
साइटोस्केलेटन। एनसीईआरटी में केवल 3 लाइनें लिखी हैं। शुरू करें, ध्यान से सुनेंगे। चूंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल ही गया है तो चुन चुन के चीजें देख रहे हैं। तो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन का बना हुआ एक और नेटवर्क मिल गया। एनसीईआरटी में लिखा है नेटवर्क ऑफ प्रोटीनेसियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर। तो फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर मिल गया, उसका नेटवर्क मिल गया। उसी नेटवर्क का नाम क्या रख दिए? साइटोस्केलेटन। क्वेश्चन जरा सा चेंज होगा, आंसर बदल जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा एंडोस्केलेटन कौन है, तो प्रोटीनेसियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं कहोगे। एंडोस्केलेटन के नाम पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और साइटोस्केलेटन कहेगा तो साइटोस्केलेटन बताओगे। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी में? स्पष्ट क्या लिखा है? नेटवर्क है किसका? फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर। जैसे आप कहोगे फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर, वैसे एग्जामिनर पूछेगा ये है क्या, तो कहोगे साइटोस्केलेटन है। ये फिलामेंट है तो कौन कौन से फिलामेंट है, और ये प्रोटीनेसियस है तो कौन कौन सी प्रोटीन है। लिखो, फिलामेंटस लिखते चलें। प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर का जो नेटवर्क है किसमें है? साइटोप्लाज्म में। इसी नेटवर्क का नाम हमको रखना पड़ा साइटोस्केलेटन। एक क्वेश्चन। दूसरा, यहां जो फिलामेंटस प्रोटीनेसियस स्ट्रक्चर वो हैं कौन से? तो 3 हैं। एक का नाम माइक्रोफिलामेंट, एक का नाम इंटरमीडिएट फिलामेंट, और एक का नाम माइक्रोट्यूब्यूल है। इसका नाम माइक्रोफिलामेंट है क्योंकि इसका डायमीटर है 6 to 8 नैनोमीटर, लगभग 10 नैनोमीटर, और इसका है 20 नैनोमीटर। नैनोमीटर में है, बहुत छोटे स्ट्रक्चर हैं। चूंकि प्रोटीनेसियस हैं तो सबकी प्रोटीन अलग है। यहां पाई जाएंगी एक्टिन प्रोटीन, काइनेसिन प्रोटीन और ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है। फिर सवाल है कि फंक्शन क्या है? फंक्शन आप साइटोस्केलेटन क्या क्या है? तो एक तो मैकेनिकल सपोर्ट है, मोटेलिटी है, और तीसरा शेप है। शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप में कई लोग इन्वॉल्व हैं। तो क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी और मेंटेन या शेप ऑफ सेल। ये मोटेलिटी में कैसे इन्वॉल्व है? कुछ तो करते होंगे मोटेलिटी में। तो ध्यान से सुने, ये जो साइटोस्केलेटन है यही सीलिया और फ्लैजिला बनाते हैं। तो जब सीलिया और फ्लैजिला बनाओगे तो मोटेलिटी में इन्वॉल्व नहीं हो जाओगे, क्योंकि जो माइक्रो ट्यूब्यूल हैं वो मेक करेंगे सीलिया
और फ्लैजिला। एक क्वेश्चन आया है, माइक्रोट्यूब्यूल कौन कौन से स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है? तो 4 स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व है। कौन कौन से? सीलिया बनाने में, फ्लैजिला बनाने में, सेंट्रियोल बनाने में, अभी आगे सेंट्रियोल पढ़ेंगे वहां भी इन्वॉल्व है, और स्पिंडल फाइबर, याद है सेल डिवीजन, नोट करके लिख लेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल मेक क्या क्या बनाएगा? कई चीजें बनाएगा। सीलिया बनाएगा, फ्लैजिला बनाएगा, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी क्या होती है भी पता चलेगा, और स्पिंडल फाइबर जो सेल डिवीजन में है उसमें भी इन्वॉल्व है। एक एक करके पढ़ना है। एक एक क्या मतलब, हमको इंटरमीडिएट पढ़ना नहीं है, माइक्रोफिलामेंट पढ़ना नहीं है, माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए सीलिया और फ्लैजिला पढ़ना है। लिख लिया? ये डाटा एनसीईआरटी में दिया नहीं है लेकिन पूछे हैं, तो जो देते नहीं वही पूछते हैं। साइटोस्केलेटन लिखा है, इलाबोरेटेड नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर जो साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें क्या क्या है? माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। तो मिला जुला के क्या कह दिया गया? साइटोस्केलेटन क्या करेंगे? तो बहुत सारे फंक्शन जैसे मैकेनिकल सपोर्ट, मोटेलिटी और मेंटेन करेंगे शेप ऑफ सेल, और शेप ऑफ सेल में सेल वॉल का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए सीलिया और फ्लैजिला डिटेल में पढ़ने हैं। हेडिंग डालिए सीलिया एंड फ्लैजिला। हेडिंग डालिए सीलिया एंड फ्लैजिला। जरा देख लीजिए इधर, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई पर्टिकुलर सेल है और उसकी ये सेल मेम्ब्रेन है। तो इसी सेल मेम्ब्रेन से सीलिया और फ्लैजिला निकलते हैं। कैसे? जरा देखिए। तो अगर सीलिया बनना होगा तो ये सीलिया बन गया, और फ्लैजिला ऐसा होगा। बस फर्क देखिए, चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, दोनों की खास बात ये है कि ये हो गया सीलिया और ये हो गया फ्लैजिला। दोनों में जो मेन अंतर है वो साइज का है। सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है, लेकिन दोनों एक ही जगह से निकले हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको बेसल बॉडी कहते हैं, या बेसल ग्रेन्यूल कहते हैं, और ये सेंट्रियोल
लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहला सवाल यही है कि सीलिया और फ्लैजिला क्या हैं? तो कहोगे बहुत पतले पतले फिलामेंटस स्ट्रक्चर हैं। कहाँ से निकले हैं? तो कहोगे सेल मेम्ब्रेन से, या एक्सटेंशन किसका है? सेल मेम्ब्रेन का। लेकिन दोनों निकलते कहाँ से हैं? तो कहोगे सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी। एनसीईआरटी में देखो तो सबसे आखिरी लाइन पढ़ो, सीलिया एंड फ्लैजिला में सबसे आखिरी लाइन, सीलिया और फ्लैजिला में सबसे आखिरी लाइन तो वो लिखा नहीं है, इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है? बेसल बॉडी। जबकि वास्तव में क्या है? ये हेयर लाइक आउटग्रोथ है। किसकी है? सेल मेम्ब्रेन। तो रटने वाले सवाल ध्यान से सुने, सीलिया क्या है, फ्लैजिला क्या है? तो कहोगे हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। यहाँ सेल मेम्ब्रेन है और प्रोकैरियोट में सेल वाल है। चीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, दोनों कहाँ से निकलते हैं? तो सेंट्रियोल लाइक बेसल बॉडी या बेसल ग्रेन्यूल या ब्लेफरोप्लास्ट भी इसका एक नाम है। दूसरा सवाल। तीसरा, साइज का अंतर है, सीलिया छोटा होता है, फ्लैजिला बड़ा होता है। तो सीलिया के काम करने के तरीके में अंतर होगा, फ्लैजिला के काम करने के तरीके में अंतर होगा। सीलिया ऐसे काम करता है, इधर देखिए, जैसे मान लेते हैं ये सेल है और इसके सरफेस पर बहुत सारी सीलिया ऐसे ऐसे लगी हैं। तो जैसे नदी में नाव चलती है वैसे चलेंगे, सीलिया का मूवमेंट होगा तो ये फ्लूइड इधर की तरफ जाएगा और सेल इधर की तरफ जाएगी। तो जैसे नदी में नाव चलती है तो नाव आगे जाती है और पानी हल्का हल्का थोड़ा पीछे जाता है, तो यहाँ सेल का मूवमेंट भी होगा और अगल बगल के फ्लूइड का भी मूवमेंट होगा। थोड़ा बहुत याद हो तो जब हम सांस लेते हैं तो उसके साथ डस्ट के पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, म्यूकस में चिपक जाते हैं। म्यूकस को बाहर कौन निकालता है? सीलियरी मूवमेंट। याद आया? ट्रेकिया या रेस्पिरेटरी पैसेज पर। तो यहाँ दो चीजों का मूवमेंट होगा, सेल का भी मूवमेंट हो सकता है और सराउंडिंग फ्लूइड का भी मूवमेंट। फ्लैजिला का देखो, जैसे मान लेते ये सेल है और ये फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला का मूवमेंट होगा तो केवल सेल ही क्या करेगी? मूव करेगी। तो दोनों के मूवमेंट में अंतर है। आखिरी सवाल रटने वाला, फ्लैजिला प्रोकैरियोट में है कि यूकैरियोट में? तो कहोगे दोनों में है, और जैसे कहोगे दोनों में वैसे अंतर पूछ लेगा। तो दोनों की ओरिजिन में भी अंतर है, दोनों के स्ट्रक्चर में भी अंतर है। क्यों? प्रोकैरियोट का फ्लैजिला निकलता है सेल वाल से, यूकैरियोट का क्या? सेल मेम्ब्रेन से। दूसरा, प्रोकैरियोट के फ्लैजिला में 9+2 नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट में 9+2 माइक्रोट्यूब्यूल पाए जाते हैं। तो दोनों का स्ट्रक्चर सेम है कि अलग है? दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट। ये सब रटने वाले सवाल हैं, पहले इनको लिखो। सीलिया एंड फ्लैजिला क्या है? हेयर लाइक आउटग्रोथ ऑफ सेल मेम्ब्रेन। दूसरा, एराइज कहां से होते हैं? तो आंसर देंगे सेंट्रियोल लाइक क्या? बेसल बॉडी। फिर सीलिया और फ्लैजिला का कंपेयर शुरू हो गया। सीलिया क्या है? ये स्मॉल स्ट्रक्चर है, काम कैसे करता है? नाव की पतवार के जैसे ओर बोलते हैं इसको, और करेगा क्या? काजेज मूवमेंट ऑफ सेल एंड सराउंडिंग फ्लूइड। जबकि फ्लैजिला की बात करें तो ये थोड़ा सा लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। एक क्वेश्चन। दूसरा, इसका जब मूवमेंट होता है फ्लैजिला का तो रिजल्ट में मूवमेंट ऑफ सेल होता है।
किसमें प्रेजेंट है प्रोकैरियोट में यूकैरियोट में? तो कहोगे प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। लेकिन प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला और यूकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर वाइज क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला स्ट्रक्चर वाइज different from eukaryotic flagella, from eukaryotic flagella। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इसकी पहचान है, ये एक्सटेंशन है, लिखते चलें, सेल वॉल की। इसमें नहीं है not have 9+2 microtubule arrangement। जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला आउट ग्रोथ है किसका? सेल मेम्ब्रेन का। एक क्वेश्चन, और क्या नहीं पाया जाता है या क्या पाया जाता है? हैव 9+2 माइक्रोट्यूब्यूलर अरेंजमेंट। और यहां जो माइक्रोट्यूब्यूल होंगे तो कौन सी प्रोटीन? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला या सीलिया, इसको ऐसे समझें जैसे मान लेते हैं कि ये बेसल बॉडी है और बेसल बॉडी से ये फ्लैजिला या सीलिया, और सेल मेम्ब्रेन का हाल देखें। सीलिया और फ्लैजिला की स्थिति यह है कि एनवेलप बाई सेल मेम्ब्रेन। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल ये है कि ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या है? तो ये है कोर सीलिया का और फ्लैजिला। सीलिया है तो सीलिया का, फ्लैजिला है तो फ्लैजिला का। और कोर को कहते हैं एक्सोनीम। तो दो सवाल यहां हैं, सीलिया और फ्लैजिला का ये क्या है? कोर ऑफ सीलिया या फ्लैजिला,
और कोर को कहते हैं एक्सोनीम। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, सीलिया और फ्लैजिला का एक्सोनीम किस चीज का बना होता है? एक्सोनीम ऑफ सीलिया या फ्लैजिला मेड अप ऑफ, तो आंसर देंगे माइक्रोट्यूब्यूल। किसका बना होता है? माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसी एक्सोनीम में क्या होते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल। कोई बताएगा कितने होते हैं? 9 + 2 11 होते हैं कि 18 + 2 होते हैं कि 20 होते हैं? तो टोटल 20 होते हैं। टोटल 20 होते हैं। अब 20 माइक्रोट्यूब्यूल का जो अरेंजमेंट है वही अरेंजमेंट कैसा है? 9 + 2 है। अब कैसे भी आगे देखेंगे। तो सारे माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के पैरेलल पाए जाएंगे। तो रियल में चीज हमको पढ़ना है, इसकी काटना है टीएस एक्सोनीम की और उसके अंदर देखना है, या सीलिया फ्लैजिला के टीएस काट के देखना है, तभी वो डायग्राम जो एनसीईआरटी वाला बना है वो बनेगा। बन गया? अब एक डायग्राम बना रहे हैं, वो बना लीजिए। देखें, पहला सवाल ये है कि जब इसकी टीएस काटेंगे तो आपको ये डायग्राम दिखाई पड़ेगा, और इस डायग्राम में बाहर बाहर क्या मिल जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाएगी, और अंदर ये जो एरिया है ये कोर है। कोर चाहे सीलिया का हो चाहे फ्लैजिला का हो, उसे एक्सोनीम कहते हैं। पहला सवाल, एक्सोनीम बना किसका होता है? तो कहोगे ढेर सारी माइक्रोट्यूब्यूल के। अब कितनी है? तो टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, और 20 का अरेंजमेंट 9 + 2 है। कैसे देखो, तो वास्तव में जो बाहर बाहर माइक्रोट्यूब्यूल लगी हुई हैं इनका नाम होता है पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल, और जो अंदर लगी होती है उसका नाम सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल। पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हमेशा पेयर में पाई जाती हैं, इसी नाते इनको डबलेट में कहते हैं। कुल कितने पेयर हैं? तो कहोगे 9 पेयर हैं, इस नाते यहाँ कहते हैं 9 डबलेट। एक डबलेट में 2, तो 9 डबलेट में टोटल कितनी हो गई? 18। सेंटर में जो 2 हैं वो अलग अलग हैं, सेंटर में जो 2 हैं वो अलग अलग हैं, इसी नाते ये 2 हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो क्या कहोगे? सिंगलेट। तो टोटल कितनी हो गई? 2। इसी नाते अरेंजमेंट क्या हो गया? 9 + 2। तो 9 + 2 अरेंजमेंट का मतलब है 9 डबलेट हैं और 2 सिंगलेट है। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक डबलेट में 2 होती है तो 9 डबलेट में 18 हो जाएंगे, तो बाहर बाहर 18 और अंदर अंदर 2। ये डायग्राम ऐसे बना हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। तो सब लंबे लंबे फाइबर होंगे, जैसे ये एक फाइबर होगा, ये एक फाइबर, ये फाइबर, ये फाइबर, तो सब एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल होंगे। तो माइक्रोट्यूब्यूल एक दूसरे के पैरेलल पाई जाती हैं, अलोंग द एक्सिस पाई जाती हैं। बस अरेंजमेंट स्पेशल है कि 18 बाहर बाहर पाई जाएंगी, तो क्या कहोगे? रेडियली अरेंज्ड होंगी, और ये 2 क्या होंगे? सेंटर में। 2 क्वेश्चन और हैं। जितने भी डबलेट्स हैं वो सब आपस में जुड़े हैं, किसके द्वारा? इंटर डबलेट ब्रिज या लिंकर के द्वारा। इसी तरीके से सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल भी आपस में जुड़े हैं, ब्रिज या लिंकर के द्वारा। आखिरी क्वेश्चन, जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं इसके बाहर बाहर पाई जाती है क्या? सेंट्रल सीथ, और इस सेंट्रल सीथ को भी जोड़ दिया गया किससे? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल से। कनेक्ट टू 1 सब ट्यूब्यूल ऑफ पेरिफेरल डबलेट। दोनों से नहीं जुड़ा है, एक ही से जुड़ा है, ठीक है। और किससे जुड़ा है? तो आंसर देंगे रेडियल स्पोक। तो भाई कितने डबलेट हैं? 9। तो रेडियल स्पोक भी कितने होंगे? 9। यहाँ थोड़ा अंदर देख लीजिए, यहाँ मैंने ऐसे ऐसे डायग्राम बनाया है, यहाँ लिखा है ए और यहाँ लिखा है बी, तो ये इस वाले सब ट्यूब्यूल से आगे जुड़ता है। और इसी ए में ऐसे, इसी ए में
इस टाइप के स्ट्रक्चर, फूल जैसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बने हैं इस टाइप के, इनको कहते हैं आर्म या डाइनिन आर्म। दो तीन बाहर की तरफ बनाया है तो ये आउटर आर्म, और दो अंदर की तरफ बनाया ये इनर। एक ही बनाया, बने किस में होते हैं? सब में बने होते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा आर्म किस में होते हैं, तो कहोगे एक सब टिब्यूल पर होते हैं, और वो वास्तव में किस पे होते हैं? ए पर होते हैं। केवल 4 लाइनें लिखनी है, हम लिख रहे हैं, आप लिख लीजिए। सीलिया हो या फ्लैजिला हो, उसका जो कोर है वहां क्या मिलेगा? एक्सोनीम। और एक्सोनीम में क्या होंगे? मेनी माइक्रो टिब्यूल। कितने होंगे? 20 माइक्रो टिब्यूल। और कौन सा अरेंजमेंट होगा? 9+2 अरेंजमेंट। एक क्वेश्चन, माइक्रो टिब्यूल कैसे होंगे? तो कहोगे पैरेलल होंगे और एलॉन्ग एक्सिस। तो पैरेलल होंगे और एलॉन्ग द एक्सिस होंगे। एक क्वेश्चन। दूसरा, जो 20 माइक्रो टिब्यूल हैं, उसमें से 18 और 2, 18 क्या हैं? पेरिफेरल, और 2 क्या हैं? सेंट्रल। जो पेरिफेरल हैं वो 9 डबलेट बनाते हैं, और ये 2 सिंगलेट बनाते हैं। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? 9+2 पड़ गया। 20 माइक्रोट्यूब्यूल में 18 पेरिफेरल हैं, 2 सेंट्रल हैं। 18 पेरिफेरल 9 डबलेट बनाएंगे, 2 सेंट्रल 2 सिंगलेट बनाएंगे। तो क्या कहोगे? 9+2। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एंड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल सब इंटरकनेक्ट हैं। किसके द्वारा? ब्रिज या लिंकर। रेडियल स्पोक कुल कितने हैं? 9। किसको किससे जोड़ते हैं? इंटरकनेक्ट करेंगे। सेंट्रल सीथ टू 1 सब टिब्यूल ऑफ पेरिफेरल डबलेट। जो ए सब टिब्यूल है, हैव क्या? आउटर एंड इनर आर्म, या इसको डाइनिन आर्म कहते हैं। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल में प्रोटीन कौन सी होगी? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। बदले बेटा,
वन सब चाहे सीलिया कहो, चाहे सीलियम कहो, चाहे फ्लैजिला कहो, चाहे हाईलाइट कर लो। हेयर लाइक हाउट ग्रोथ किसकी है? कि सेल वॉल की, सेल मेम्ब्रेन। सीलिया देखने में छोटा है और पतवार जैसे काम करेगा, और रिजल्ट में मूवमेंट या तो सेल का कराओगे या तो फ्लैजिला थोड़ा सा लंबा होगा, इसी नाते ये सिर्फ सेल का मूवमेंट कराएगा। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में भी फ्लैजिला होगा, लेकिन स्ट्रक्चर वाइज क्या होगा? डिफरेंट। कहाँ देखोगे? ये पॉइंट टिक कर लो जरा, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन से देखोगे तभी दिखाई पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो सीलिया और फ्लैजिला में बाहर बाहर क्या मिलेगी? तो जो अंदर होगा कोर कहेंगे, कोर का नाम एक्सोनीम, और एक्सोनीम में ढेर सारे क्या मिलेंगे जो एक दूसरे के क्या होंगे? पैरेलल और एलॉन्ग एक्सिस। एक्सोनीम यूजुअली हैज 9 क्या? डबलेट, जो कि क्या है? या पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे, और एक जोड़ी या सिंगल सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। ऐसा जो अरेंजमेंट होगा एक्सोनीमल माइक्रोट्यूब्यूल का, उसी को क्या कहोगे? 9+2। सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल आपस में जुड़ी है किससे? ब्रिज या लिंकर, और उसके ऊपर क्या मिलेगी? सेंट्रल शीथ, जो को जोड़ दिया गया है। लिखा क्या? एक ट्यूब्यूल ऑफ द पेरिफेरल डबलेट। किससे? कितने रेडियस पे? 9 मिलेंगे। आखिरी में पेरिफेरल डबलेट भी आपस में क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। फिर लिखा, ये लाइन मैंने यहाँ लिखाई है, चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला, हमेशा कहाँ से निकलेंगे? सेंट्रियोल लाइक क्या कहोगे? बेसल बॉडी। बस आज इतना ही।